हेलो गाइस, वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज का हमारा क्वेश्चन है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 से। सो गाइज हमारा क्वेश्चन जो है आज पॉवर्टी से रिलेटेड है। तो पॉवर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छे पॉइंट्स गाइज आपको आज मिलने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में भी हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जब आप पॉवर्टी का पढ़ेंगे और ये इंडियन सोसाइटी में भी पॉवर्टी का एक टॉपिक पढ़ने को मिलता है हमें, तो बहुत अच्छा गाइज पॉवर्टी के आप एक ही जगह पे नोट्स बनाइएगा, वो आपको एट दी एंड जाके हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इन पॉइंट्स को भी अपने पॉवर्टी के सेक्शन में ही क्लब करके रखिएगा, राइट। तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज आप लोग सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी, चाहे वो करंट अफेयर्स की है, ये जो हम मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी है, या फिर प्रीलिम्स की डेली प्रैक्टिस सीरीज जो आपके लिए कंडक्ट करवाई जाती है डेली बेसिस पे उसकी हो। आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी और जो वीडियो लेक्चर्स है आपको वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वहाँ पे उनकी लिंक्स आपको दे दी जाएगी। सो और गाइस जो बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके मैं कहूँगी कि आप गाइस करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन झा सर अकेडमी से कीजिए। यहाँ पे रेगुलरली आप फॉलो कीजिए, आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की या प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। यू जस्ट हैव टू गिव सम टाइम, सिर्फ 1 से 1.25 घंटा आपको डेली का आप इन्वेस्ट करेंगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू करंट अफेयर सेक्शन के लिए। और गाइस हमारा जीएस का बैच भी ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा बैच है, जीएस 1 2 3 4 की उसमें तैयारी करवाई जा रही है। और उस तैयारी में आपको झा सर खुद मेंटोर कर रहे हैं, खुद पढ़ा रहे हैं। और अगर आप उस कोर्स की गाइडलाइंस को, डिटेल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे और झा सर की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइस, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उस बैच को। और एक गाइस हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहा है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। इसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ आपको हर क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से आपको उसका सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और एक वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो गाइस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इन बैचेस को अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक भी है, हम लोग अपनी डे टू डे में भी देखते हैं और बात भी करते हैं इसके बारे में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं और सिंपल सोबर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ईजिली प्रिपेयर हो जाएगा ये आंसर। क्या क्वेश्चन है? एन एसेंशियल कंडीशन टू इरेडिकेट पॉवर्टी is to liberate the poor from the process of deprivation. Substantiate this statement with suitable examples. गरीबी उन्मूलन के लिए एक अनिवार्य शर्त गरीबों को अभाव की प्रक्रिया से मुक्त करना है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन गाइज GS1 इंडियन सोसाइटी सेक्शन से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। तो गाइज जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें ये बोला गया है कि अगर जैसे हम बात करते हैं ना कि गरीबी को ख़त्म करना है, पॉवर्टी को हटाना है, ख़त्म करना है, तो जब हम गरीबी को हटाने की बात करते हैं तो उसका सबसे एक महत्वपूर्ण हम बोलें कि कंडीशन कि जो होनी चाहिए वो है कि जो गरीब लोग हैं उनको उसी चीज़ से फ्री करना है, मुक्त करना है। किससे? प्रोसेस ऑफ डेप्रीवेशन। जो उनको डेप्रीवेशन का क्या मतलब है कि उनको कुछ चीज़ें नहीं मिलती, जैसे जो बेसिक चीज़ें भी हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ भी हैं, उनसे भी वो पीछे छोड़े गए हैं, मतलब डिप्राइव्ड है, उनको मिल ही नहीं रही है वो, ठीक है। तो उससे अगर हमें उनको बचाना है, उनको मुक्त करना है, तो उसके लिए हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा।
तो सब्सटैंशिएट दिस स्टेटमेंट विथ सूटेबल एग्जांपल्स, हमें इस स्टेटमेंट पे बेसिकली हमें इसको एलाबोरेट करना है, इसके बारे में अपने व्यू पॉइंट्स रखने हैं विद सूटेबल एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स के तहत। तो एग्जांपल्स क्या होंगे, बेसिकली कुछ हम पॉलिसीज़ के बारे में या गवर्नमेंटल स्कीम्स के बारे में बता के उसको वो एग्जाम्पल के तौर पर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, इन द इंट्रोडक्शन सेशन हम क्या करेंगे, हम पॉवर्टी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि पॉवर्टी है क्या। आफ्टर दैट हम अपने मेन पार्ट में इसी पे बात करेंगे कि डिप्राइव करना, वो कैसे कैसे नेसेसिटीज़ से भी, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उनसे भी डिप्राइव्ड है, उनको वो भी नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स देंगे, एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। Poverty is a state of being where a section of the society is unable to fulfill even its basic necessities of life। ठीक है, क्या चीज़ है पॉवर्टी, क्या है पॉवर्टी, एक ऐसी स्टेट या फिर हम कहते हैं ना एक ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर, मान लीजिए ग्रुप बोल लेते हैं, या कुछ पर्टिकुलर लोगों को या कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ऐसी उनकी सिचुएशन है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। हम बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ये क्या, ये बिल्कुल बेसिक फैसिलिटी नेसेसिटीज़ हैं, अगर वो इनको भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ पॉवर्टी, उसे हम गरीबी की अवस्था कहते हैं। राइट, जैसे कि अब उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या किया हुआ है, एक पॉवर्टी, एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि इससे बिलो में जो लोग रहेंगे, मतलब एक बेंचमार्क रख दिया, वो है पॉवर्टी का बेंचमार्क है, पॉवर्टी लाइन है, उससे नीचे जो होंगे वो है बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, जो कि बहुत गरीब हैं, राइट, जिनके पास अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और अबव पॉवर्टी लाइन जो इतने सक्षम हैं कि वो अपने लिए कर सकते हैं। वो सरकार ने क्या किया, किस लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए ही उनको किया गया है। अब दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड इनकम। ठीक है, अब वो किससे वंचित है, किससे डिप्राइव्ड है, वही हमने बात की, रोटी कपड़ा मकान, रोटी फूड, कपड़ा क्लोथिंग नहीं है, मकान शेल्टर नहीं है, और वो किस वजह से नहीं है ये सब चीज़ें, क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और उस वो ना होने के भी वेरियस रीजंस हैं। ठीक है, एक हम बात करते हैं ना कि साइकिल की, अब बेशक से हम कौन से किसका से क्वेश्चन देख रहे हैं, हम GS1 की बात करें, हम इकोनॉमिक्स का नहीं पढ़ रहे, हम GS1 इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम एक सर्कुलर फ्लो बना सकते हैं। किस तरीके से, कि पॉवर्टी क्या है, अगर मान लीजिए पर्सन ए पॉवर्टी में है, अभी गरीब है, वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाएगा, एजुकेशन नहीं लेगा तो उसके अंदर उसके पास नॉलेज नहीं होगी, क्वालिफिकेशन नहीं होगी, स्किल्स नहीं होगी, तो वो बड़ा होके अच्छी जॉब, क्वालिफाइड जॉब्स भी नहीं ले पाएगा। जॉब अच्छी नहीं होगी तो उसकी अर्निंग भी अच्छी नहीं होगी, वो लो पेड जॉब्स को ही ले पाएगा। जब लो पेड जॉब्स होगी तो उसकी इनकम कम है, इनकम कम होगी तो उसकी फैमिली के पास भी जो एसेंशियल हैं या जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उनके पास कम होंगे, वो कम होंगे तो वो अपने आगे की जो फैमिली है या उनके चिल्ड्रन हैं उनको भी कम देंगे। बेसिकली क्या हो जाएगा, वापस से वही पॉवर्टी के उसमें वो घूम जाएंगे, कि उनके जो चिल्ड्रन हैं वो भी इसी तरीके से उसमें आते चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, पहले उन्होंने नॉलेज नहीं ली, स्किल्स नहीं थी, तो जॉब अच्छी नहीं थी, इनकम कम है, तो वापस से वही गरीबी आ गई है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जब हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स, लेकिन ये जो सिर्फ 2 मिनट होते हैं ना, इसमें हमारे आंसर का एक इतना अच्छा क्रक्स हम दे देते हैं कि हमारे मार्क्स बहुत गेन हो जाते होने की संभावना होती है वहाँ पे। राइट, तो दिस इज रूटेड इन द अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज इन द इकोनॉमी एंड द इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस अराइजिंग आउट ऑफ सोशल इम्पेडिमेंट्स सच एज लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। अब ये किसकी वजह से है, इसकी रूट्स कहाँ हैं, जो कि जैसे हम बोलते हैं ना इनइक्वालिटीज़, कि इनकम में इनइक्वालिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की इनइक्वालिटी है,
मतलब ज़्यादातर आज भी देखने को मिलता है। अगर हम रिपोर्ट्स की वेरियस जो इंस्टीट्यूट्स हैं या वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, तो उसमें क्या कि मैक्सिमम जो अमाउंट है वो बहुत कम, मतलब अराउंड 10% पॉपुलेशन के पास, अबव 70% उनके पास इनकम रहती है। पैसा सबसे ज़्यादा उनके हाथ में सिर्फ 10% पॉपुलेशन के पास, और बाकी जो 90% बची है उनके पास कितना, हार्डली 20-25, हार्डली। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में बहुत इनइक्वालिटी है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन वन हैंड, वो बात आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ये डिसएडवांटेजेस जैसे हमने बात की ना कि लैक ऑफ एजुकेशन, अच्छे से वो एजुकेशन नहीं लेते, एंड येस पुअर हेल्थ, कि अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो वहाँ पे, अगर मान लीजिए हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है तो चलो उनका फ्री में ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो उतना अपना बेस्ट काम में नहीं दे पाते। अगर वो वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे तो उनकी इनकम नहीं होती, खाएंगे क्या। और अगर क्या कहते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर सरकार प्रोवाइड करवा रही है, अच्छी बहुत अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, तो क्या क्या होगा वहाँ पे कि बेशक से उनके स्टेट तो फिर भी वो अपने हेल्थ कंडीशंस ले रहे हैं, लेकिन उनका खाना इतना अच्छा नहीं है कि वो अपनी हेल्थ कब तक अच्छी रखेंगे। जब तक आपका न्यूट्रिशियस फूड आप नहीं ले रहे हैं तब तक आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी ही नहीं, और आप बीमार रहेंगे तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। और अगर इन केस गवर्नमेंट भी अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं दे रही है तो क्या होगा, आपके पैसे लगेंगे। आप हर एक पुअर पर्सन को जो वो अपने खाने पे पैसा डालता वो अब उसको कहाँ पे डालेगा, अपने हेल्थ में डालना पड़ रहा है। मतलब कि उसका जो फूड एक्सपेंडिचर था वो कम होता हुआ दिख जाएगा, हमें कम होता हुआ चला जाएगा, जिससे वो और ज़्यादा पॉवर्टी में, गरीबी की तरफ चला जाएगा। राइट, तो ये हमें रूट कॉज देखने को मिलता है। Therefore, to eradicate poverty, it is essential to liberate the poor from the process of deprivation. इसीलिए ये बात कही गई है कि अगर पॉवर्टी को हटाना है, गरीबी को मिटाना है, तो उसके लिए गरीबों को जो ये डिप्रीवेशन होती है ना, जो वंचित किया जाता है उनको, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ है उसको उससे उन गरीबों को मुक्त करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा, लिबरेट करना पड़ेगा। और ये किस तरीके से किया जा सकता है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करके, उनको अच्छे से स्किल्स प्रोवाइड करके। जैसे स्किल इंडिया मिशन चलाया हमारी सरकार ने, क्यों चलाया, ताकि स्किल्स दी जाए, स्किल्स डेवलपमेंट हो। स्किल्स डेवलपमेंट होगी तो वो बहुत अच्छे, जैसे आईटी सेक्टर्स हैं या जो सर्विस सेक्टर्स है या जो आज के ग्रोइंग हम बोलते हैं ना एमर्जिंग इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे वो जॉब ले पाएंगे। ठीक है, और अगर वो उनके पास स्किल्स है तो उनको वेजेस भी, इनकम भी बहुत अच्छे तरीके से मिल पाएगी। उसका बेनिफिट उनको क्या होगा कि उनकी इनकम अच्छी होगी तो उनकी फैमिली की हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी होगी। राइट, उसके बाद हेल्थ केयर सर्विसेज उनको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करानी है, टाइम टू टाइम एक रूटीन चेकअप होना चाहिए। जैसे कि हमारी कंट्री में आंगनवाड़ी सर्विसेज हैं, बहुत अच्छी हैं। अगर उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए ना, अगर वहाँ पे जो है लॉयल्टी से वो लोग काम करें, जो जिनको ड्यूटी वहाँ पे दी गई है आंगनवाड़ीज़ में, तो बहुत अच्छी है आंगनवाड़ीज़, अगर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए तो। एक वो कहते हैं ना कि हर एक बंदे की हेल्थ की जिम्मेदारी वहाँ पे ली जा सकती है, हर एक बंदे की फिजिकल फिटनेस का ध्यान दिया जा सकता है। At the same time, to absorb them into the labor force, there has to be adequate number of job opportunities, without which all the efforts will be a waste. अब क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो अब उस पॉपुलेशन को, उस लेबर को, वो मैन फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी तो होनी चाहिए। अगर मान लीजिए एजुकेशन दे दी, स्किल्स दे दी, आज के टाइम पे क्या है, इतनी हाई एजुकेशन है फिर भी यूथ अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं मिल पा रही है। तो उसमें क्या हो रहा है, वो पढ़ भी उनके पास एजुकेशन भी अच्छी है, ठीक है, उनके पास स्किल्स भी है, कैपेबिलिटीज़ भी है, इंटेलेक्ट भी है, लेकिन फिर भी वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ इसका, कुछ भी नहीं हुआ। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, नहीं तो ये सारे के सारे एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे, खराब जाएंगे। रिकॉग्नाइजिंग दिस, the government policies have shifted away from traditional poverty alleviation schemes to a more multi-pronged approach to end this process of deprivation. अब इन चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए सरकार ने क्या किया, वो जो पहले अपनी ट्रेडिशनल
और पहले की प्रथा जो स्कीम्स वो चलाया करते थे पॉवर्टी एलिविएट करने की, ख़त्म करने की, उन्होंने उससे चेंज करके मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लेकर आए जो आज के टाइम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ताकि ये जो प्रोसेस ऑफ डिप्रीवेशन है, जो ये वंचित किए जाने की प्रक्रिया है, वो ख़त्म की जा सके। देर हैव बीन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ लाइक, अब किस तरीके के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ लाई गई हैं सरकार द्वारा, हम वो देखेंगे। मतलब अब हम सूटेबल एग्जाम्पल्स जो हमसे पूछे गए थे, हम बेसिकली उसके बारे में इसके ज़रिए बताएंगे। कार्यक्रम और नीतियाँ जो रही हैं, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा एक्ट, ठीक है, 2005 का ये एक्ट है। क्या है इसमें, जैसे हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, तो यहाँ पे बेसिकली जो अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये लाया गया है। उनको 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट सुनिश्चित की जाती है कि आपको 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। ठीक है, ताकि आपका जो 100 डेज़ का वर्क आप करेंगे, आपकी लाइवलीहुड भी सस्टेन रहेगी, आपको वेजेस प्रॉपर दी जाएंगी। और अगर मान लीजिए उनको नहीं दिया जाता, तो उनको उसके जब तक उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती उनके अप्लाई करने के बाद, तो उनका उसका कॉम्पनसेशन भी दिया जाता है। तो एक बहुत अच्छी क्या है देखने को मिली है। और अब कोरोना के बाद जब हमने देखा, मनरेगा में बहुत सारे लोगों ने एम्प्लॉयमेंट हासिल की है, बहुत सारे लोगों ने, और उससे उनकी लाइवलीहुड में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब हम बात करते हैं ना आरटीई एक्ट की। तो 2009 का जो एक्ट है उसमें क्या बात की गई, जो हमने बात की थी कि एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पे ध्यान दिया गया कि 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे होंगे उनको फ्री, मुफ्त और बिल्कुल ज़रूरी है कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। और उसी के साथ साथ मिड डे मील स्कीम, जिसको आज नाम बदल के क्या कर दिया गया, पीएम पोषण अभियान, तो उसमें क्या है कि बच्चों को खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल्स में, ताकि उनके मदर्स को या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स को ये टेंशन ना रहे कि बच्चे ने कुछ खाया नहीं है, या फिर बच्चे खाली पेट या भूखे पेट पढ़ने के लिए ना बैठें। ठीक है, तो और उसके ज़रिए क्या है, न्यूट्रिशन का भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन रहे, हेल्थ अच्छी रहे। नेक्स्ट इज स्किल इंडिया मिशन। अब हमने बात की थी एजुकेशन देनी है, उनके अंदर स्किल्स प्रोवाइड करनी है, उनको स्किल डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए स्किल इंडिया मिशन लेकर आए हैं, ताकि जब उनका स्किल डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, कौशल विकास से वो अच्छी जगह पे, जैसे अब वो लो पेड जॉब्स जो उनको, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है, तो उनको लो पेड जॉब्स जो करनी पड़ती हैं, वो लो पेड जॉब्स की जगह अगर उनके पास स्किल्स होंगी तो वो अच्छी जॉब्स कर पाएंगे, और अच्छी जॉब्स करेंगे तो उनकी बेसिकली इनकम में इंक्रीज़ दिखेगा, और इनकम इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियस सी बात है उनकी फैमिली की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी लाइवलीहुड भी अच्छी होगी। नेक्स्ट इज नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। अब हमने किसकी बात की थी कि ना हेल्थ भी प्रोवाइड करानी बहुत ज़रूरी है, कि अगर सरकार प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवा रही है, तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक पुअर या एक पर्सन अगर 1,000 रुपये कमा रहा है फॉर एन एग्जाम्पल, अब वो 1,000 के 1,000 रुपये अपने खाने पे, अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का पेट भरने के लिए खर्च कर पाएगा। लेकिन अगर उसकी फैमिली में कोई बीमार हो गया या वो खुद बीमार हो गया, तो उसको उस 1,000 रुपये में से मान लीजिए 400 रुपये उसके उसके हेल्थ के उसमें चले जाएंगे, मतलब इलाज कराने में चले जाएंगे अपनी फैमिली के, तो उसके पास कितना बचा, 600 रुपये बचा। वो 600 रुपये में अपनी फैमिली को प्रॉपर तरीके से खिला पाएगा? जब वो 1,000 रुपये में खिला रहा था, अब वो 600 रुपये में क्या उतना खिला पाएगा? नहीं खिला पाएगा, तो वहाँ पे उसको कटौती करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जानी चाहिए, उनको फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाए, और साथ ही साथ उनका रेगुलर चेकअप के लिए भी, जैसे अभी मैंने आंगनवाड़ीज़ की बात की थी, तो उसमें उनका फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान दिया जा सकता है, उनकी फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने पे भी ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन किस लिए था, टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज, की जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे समान, मतलब बिल्कुल इक्वल, समान तरीके से सस्ती, ताकि सभी अफोर्ड कर सकें, और
क्वालिटी मतलब अच्छी होनी चाहिए, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ, उसके लिए मिशन लाया गया था, नेशनल हेल्थ मिशन। फिर हम बात करें मेक इन इंडिया मिशन। ये किस लिए था मेक इन इंडिया मिशन? कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आई होंगी हमारी कंट्री में, तो इन्वेस्टमेंट होगी तो क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, उस पर ध्यान दिया है। स्टार्टअप्स पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इंसेंटिव्स निकाले गए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टार्टअप्स क्रिएट किए जाएंगे, स्टार्टअप्स लाए जाएंगे, अच्छे आइडियाज़ के साथ लाए जाएंगे, तो उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जॉब्स क्रिएट हो जाएं। और मेक इन इंडिया में क्या है कि अपनी ही कंट्री में प्रोडक्ट को बनाना है। अपनी कंट्री में बनेगा तो उसको बनाने के लिए लेबर की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी काम करने के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी। तो क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, राइट। तो ये स्टेप्स थे जो लिए गए, मतलब ये हमने एग्जाम्पल्स बताए। अब हम एट द कंक्लूडिंग नोट बोलेंगे कि द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर इन द राइट डायरेक्शन, मतलब बिल्कुल सही तरीके से सही डायरेक्शन में लिए गए हैं। और अगर ये अच्छे से चले, अच्छे से इम्प्लीमेंट किए गए, तो ये जो प्रोसेस ऑफ डेप्रीवेशन की हम बात करते हैं ना, वंचित करने की प्रक्रिया, इसको हम ख़त्म करने में सफल रहेंगे, हम इसको ख़त्म कर पाएंगे, राइट। So this was all for this question, guys. I hope you all have liked this analysis. प्लीज़ गाइज अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा. विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर, गाइज. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.